केजीएमई की तरफ से आपकी बड़ी अपडेट। अगर आपने ये एग्जाम दिया था 14 तारीख को और जिन्होंने इनका एग्जामिनेशन होल्ड पे, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं इस पेज पे को, तो आप बड़ी बात ही जानते होंगे। अब यहाँ पे से जो ग्रेविनेंस का जो ऑप्शन था यहाँ पे दिखता था, वो तो पहले ही ऑडिशन था पर अब हटा दिया गया। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, यहाँ पे आप नीचे जब आप आएंगे, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये कुछ पोस्ट है जो अभी होल्ड पे पड़ी हुई है, जिनका एग्जामिनेशन जैसे ही होगा वैसे ही मैं अपडेट करूंगा, पर अभी नहीं हुआ है। ठीक है, और जिनका एग्जामिनेशन हो गया वो ये है जिनका 14 तारीख को एग्जामिनेशन हुआ था। शायद आप लोगों को नहीं पता हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो एक नोटिस जारी हुआ था रिगार्डिंग, पर यहाँ पे कोई वैसे अगर साइट पे जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा, इसी में पंचोल था। ठीक है, दिस इज द इन्फॉर्म फॉर द रेस्पेक्टिव पेपर। ठीक है, और फॉलोइंग द रिव्यू फॉर द क्वेश्चंस एंड द शॉर्टकट में बताऊं। ये जो नीचे ये जो 3-4 पेपर दिए गए हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर, टेक्निकल ऑफिसर ईएनटी, टेक्निकल ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, ओटी असिस्टेंट, टेक्निकल डायग्नोसिस एंड रेडियोलॉजी, तो इन सब में इतने क्वेश्चन गलत थे। ठीक है, और इन सभी क्वेश्चनों में अब आप कहोगे कि भाई नेगेटिव मार्किंग हुई, क्या हुआ, क्वेश्चन कट के मिले, क्या मिला। इन सब के आपको एक एक नंबर अलॉटेड किए गए हैं ऑल कैंडिडेट। ऐसा नहीं है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल जिसने अटेम्प्ट किया हो उनको, ऐसा नहीं है। फॉर द ईच कैंसिल क्वेश्चन इन द रेस्पेक्टिव पेपर द 1 mark वाज अलॉटेड टू ऑल कैंडिडेट हु अपीयर्ड फॉर दैट द स्पेसिफिक पेपर। ठीक है, द डिक्लेयर्ड एग्जामिनेशन स्कोर ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड एंड दिस एडजस्टमेंट एंड द रिफ्लेक्ट द फाइनल स्कोर एंड करेक्ट मार्क्स। ठीक है, प्लीज प्रिफेयर टू टेबल द below द नंबर ऑफ द क्वेश्चन कैंसिल इन ईच पेपर। अब यहाँ पे ईच पेपर का जो मतलब समझ में नहीं आया। ईच पेपर का ये कि यहाँ पे ये भी मतलब हो सकता है कि भाई एक ही पेपर इनका हुआ हो। ठीक है, और किसी का ये भी हो सकता है कि भाई इन लोगों का एक ही एक पेपर हुआ हो। अब या लेकिन एक चीज कैसे हो सकती है कि मल्टीपल शिफ्ट में अगर पेपर हो रहा है तो दोनों पेपर तो सेम आ ही नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने जो पेपर दिया था और उससे मेरी पहली वाली शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, उसके पेपर लेवल उसके क्वेश्चंस और जो मेरे क्वेश्चंस आए थे वो काफी डिफरेंस थे। अब इसमें जैसे कि उन्होंने कहा है कि कंप्यूटर प्रोग्रामर के 8 क्वेश्चन गलत थे। ये 8 क्वेश्चन क्या दोनों ही शिफ्ट वालों के गलत थे या फिर केवल इंडिविजुअल गलत थे? अब ये चीज किस आधार पे की गई है इसका कुछ पता नहीं। अगर आप लोगों जो व्यूअर्स हैं या फिर जो अभी सब्सक्राइबर हैं जो भी हैं, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट में आप भरे हो, ठीक है, अगर क्या आपने ग्रेविनेंस दिया था क्वेश्चनों के लिए? क्योंकि अगर दिया होगा तो अब जैसे कि ईएनटी वाले में बताओ 12 क्वेश्चन गलत है। ठीक है, उनको 12 नंबर मिले हैं। ठीक है, और मैं ऐसे कईयों को जानता हूं जो 12 नंबर में टॉप 1 में पहुंच जाएंगे। जिनके इतने नंबर हैं ये 12 नंबर में टॉप 1 में पहुंच जाएंगे। दूसरा, अब यहाँ पे एक चीज और लाइन लिखी हुई है कि एक सेकंड रुकना। द इन्फॉर्म द ऑल द कैंडिडेट ऑफ थर्मोलॉजिस्ट द फॉर द इज द कैंसिलेशन ऑफ द पेपर रेस्पेक्ट the number of the questions listed in the below the corresponding examination were cancelled due to the typo error and ambiguity error। तो अगर टाइपिंग एरर की वजह से मोस्टली ये क्वेश्चंस गलत हुए हैं, ये इन्होंने बोला है। अब अभी कुछ कमेंट, इस पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी केजीएमए पे, तो उस पर किसी ने कमेंट किया था कि भाई उसमें एक क्वेश्चन था जो माइकोबैक्टीरियम टीबी ट्यूबरक्लोसिस, क्या नाम, क्या चीज ध्यान रहती है, क्या चीज बोलनी थी, ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी के बारे में, उसमें जो क्वेश्चन आया था उसमें कुछ ऑप्शन में इश्यूज थे। ठीक है, अब इस तरीके से अगर होता तो अगर वो बंदा अपना रिप्रेजेंट करता तो ये, और जैसे फार्मासिस्ट है या फिर जो इसके और भी जो पोस्ट हैं, ठीक है, उनमें भी कोई ना कोई गलती जरूर होगी क्वेश्चनों में। पर ये इतने ही ओपन अप क्यों हुए? दूसरी बात ये आती है कि चलो अच्छा है ओपन अप हुए, मैं आप सबसे यही बोलना चाहूंगा, क्या आप लोगों ने इसके रिगार्डिंग ग्रेविनेंस किया था, या ये रेस्पॉन्स जो शो कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आप लोगों ने भी शो किया था, या जस्ट टू बी ऑलरेडी है कि मतलब संस्था अपनी तरफ से कह रही है कि इनके इतने क्वेश्चन गलत है, इनके इतने क्वेश्चन गलत है? तो यहाँ पे आपकी बात, यहाँ पे ये बात खत्म होती है। नेक्स्ट, अब जो भी अपडेट है, अब जैसे कि मैं आप लोगों से ये जरूर कहूंगा कि आप लोग जरूर इसको रिव्यू करें एक बार। ठीक है, अपना अपना मतलब विचार करें कि हमने डाला था कि नहीं डाला था, या कितने डाले थे। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रेचुलेशन है उन सभी के लिए कि भाई कुछ तो गलत हो गए, कुछ नंबर तो मिले कुछ तो। लेकिन हाँ, ये है कि ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो सब बराबर ही है यहाँ पे, है ना। ये चीज आप लोगों के माइंड में आ रही होगी, पर ऐसा नहीं है, कुछ भी हर कोई बराबर नहीं होता। नेक्स्ट, यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अब जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस था, सिलेक्शन प्रोसेस को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं कि आपके उसमें कईयों के क्वालिफाइड लिखा हुआ है। ठीक है, एक आप लोगों का कमेंट आया था क्वालिफाइड, है ना, और सिलेक्टेड, दोनों में बहुत अंतर है, ये इक्वल नहीं है। ठीक है, क्यों? मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द सीआरटी इज 50% फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट। मतलब 100 में से आपके अगर 50 आते हैं तो आप क्वालिफाइड हैं। ठीक है, अगर आप इन 3 कैटेगरी में आते हैं। अगर आप इन 2 कैटेगरी में आते हैं, एससी और एसटी में, तो आपको 45% पे क्वालिफाइड है। तो कहने का मतलब ये जो वहां पे क्वालिफाइड लिखा है और जो रैंक लिखी है,
ठीक है, वो लेयर बाय लेयर जो आपके मन में डाउट है वो मैं क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के एंड तक। ठीक है, होपफुल। फिर आपके कमेंट देखूंगा, अगर इनसे रिलेटेड हुए तो कोई रेस्पॉन्स नहीं करूंगा। ठीक है, अगर इनसे रिलेटेड नहीं हुए तो फिर उन कमेंटों को आपको मैं रेस्पॉन्स करूंगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं क्लियर कट, टाई केसेस पे, क्योंकि अब बात आ रही है भाई हमारा डीबी कब होगा और सिलेक्शन कब होगा, दो जो क्वेश्चन है जो सबके मन में चल रहे हैं। रिजोल्यूशन फॉर द टाई, टाई केसेस मतलब ये होता है कि अगर आपके 60 नंबर हैं और अगले बंदे के भी 60 नंबर हैं तो इन द केसेस में क्या होगा। यहाँ पे रैंक तो अलॉट हुआ है, इंडिविजुअली कैंडिडेट को रैंक अलॉट हुआ है। ठीक है, बट अगर सेम नंबर है तो क्या सेम रैंक है, ये मुझे नहीं पता। ठीक है, क्योंकि मेरी नजर में ऐसे कोई दो ऐसे कैंडिडेट है नहीं जिनकी सेम नंबर हो और सेम रैंक हो। पर अगर अगर रैंक सेम है या नहीं, इस आपको मैं 4 लाइनें ये पढ़ूंगा ना तो उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। द टोटल मार्क्स पॉइंट है, ये 4 पॉइंट है, नहीं 3 ही पॉइंट है। ठीक, पहला है टोटल मार्क्स फॉर द कोर सेक्शन, दूसरा है नंबर ऑफ द इनकरेक्ट आंसर एंड तीसरा है डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, पहले क्या होता है, देखो नाम का थोड़ा सीन रहता था कि जैसे कि किसी का नाम स्टार्ट ए से हो है ना, या फिर बी से हो, तो फिर नेक्स्ट मतलब स्टार्टिंग में मतलब उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है, जो कि अब थोड़ा सा वो कम हो गया है क्योंकि कंपटीशन बहुत आई है। नेक्स्ट टोटल मार्क्स इन द कोर सेक्शन, अब आपके कितने नंबर आते हैं कोर सेक्शन में, मतलब जो 60% जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है उसमें, उसके अकॉर्डिंग देखे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके 100 में से 50 नंबर है या 60 नंबर है और आपकी जो डोमेन में है वो आपके 40 हैं। ठीक है, और नॉन डोमेन में आपके 20 हैं और एक बंदे के अपने डोमेन में 41 हैं सेम पोस्ट पे, और दूसरे में उसके 19 हैं। तो इस केस में क्या होगा, ये जो दूसरा बंदा है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी और इस बंदे को सेकंड प्रेफरेंस, भले एक नंबर का फर्क है। अब तो मैंने तो देखा है कि 49.3333 ऐसा है। ठीक है, तो अब आप ये मान के चलो है ना, ये किसी का स्कोर है ना, किसका है ये मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि वरना फिर वो मुझे मारेगा, है ना। तो ये इतना स्कोर है, तो ये पॉसिबल ये है, ये सीन है लोगों का। ठीक है, तो इसका यहाँ पे तो यहाँ पे 0.33 भी आता है, फॉर एग्जांपल एक नंबर का ना होकर 0.33 भी आता है, बात का मतलब ये है। तो आप तो वो बंदा एलिजिबल होगा, आप नहीं होगे। तो यहाँ पे डोमेन का मतलब अगर आप समझ गए होंगे कि आपके कोर सब्जेक्ट में जितने मैक्सिमम मार्क्स देन यू आर एलिजिबल फॉर दैट, और जितने कम मार्क्स यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट। ठीक है, हो सकता है मैंने जब डिस्क्रिप्शन वीडियो बनाई थी तब मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट द नंबर ऑफ द इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, तो इफ द परसिस्ट द टाई केसेस, तो ये देखा जाएगा तो भाई तुमने गलत कितने किए हैं। ठीक है, तो जिसके कम गलत है उसको रैंक हायर रखी जाएगी और जिसके कम ज्यादा गलत है उसको सेकंड नंबर पर रहेगा। इसमें क्या होगा, यहाँ पे सीन आपके 60 ही नंबर है। ठीक है, और अगले के भी 60 ही नंबर है, लेकिन फर्क करता है कि उसने 70 अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, तो 70 अटेम्प्ट किए, जितनी भी कोई अटेम्प्ट किए काट पीट के उसके 60 बन रहे हैं। ठीक है, और उसके मान लो 5 गलत हैं, ये मान के चलते हैं उसके 60 नंबर है उसके 5 गलत हैं, और आपके भी 60 नंबर हैं पर आपके 7 गलत हैं या 6 ही गलत हैं, तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, आपको बाद में दी जाएगी। तो ये चीज आपको शायद क्लियर होगी होगी। और नेक्स्ट जो तीसरा जो यहाँ पे सीन है किसका, डेट ऑफ बर्थ का। ठीक है, एक सेकेंड, यानी क्यों कभी कभी ब्लिंक कर जाता है डेट ऑफ बर्थ का। तो डेट ऑफ बर्थ में तो सिंपल सी बात है, जिसकी एज ज्यादा है, ओल्डर कैंडिडेट मतलब जिसकी एज ज्यादा है उसको पहले प्लेस किया जाएगा। ठीक है, प्लेस हायर, और फिर जिसकी एज कम है उसको बाद में। इसका यहाँ पे सेंस ये होता है कि आपके पास एक बार या दो बार जो भी है, एक बार मौका है पर अगले के पास मौके कम है, इसके आधार पर किया जाता है। तो यहाँ पे मोस्टली आपको टाई किसे समझ में आ गया होगा, क्लियर कट हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं किसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में और फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी कैसे बनेगी इसके बारे में। ठीक है, तो फाइनल मेरिट लिस्ट में जो आपका जो मार्क्स है, जो भी आप मार्क्स गेन करोगे रिक्रूटमेंट टेस्ट में, ठीक है, वो ऑल कैटेगरी, ये सारी कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। ठीक है, वैसे जो नंबरिंग की रैंकिंग है, जो बच्चे कैंडिडेट रैंक कर रहे हैं नंबर, ठीक है, उसकी भी यही है, बस ये आगे आ गया है, इतना फर्क है ना। नेक्स्ट सेपरेटली रैंक, सेपरेटली एंड द रैंक विल बी अवॉर्डेड टू ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट। एक चीज ध्यान रखना, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था क्वालिफाइड एंड सिलेक्शन में बहुत फर्क है। ठीक है, आपके 50 से या 45 से ऊपर है तो आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में क्वालिफाइड हो, और एससी एसटी में क्वालिफाइड हो 45 ऊपर। ठीक है, तो आप क्वालिफाइड हो, तो जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उनको अवॉर्ड किया जाएगा किससे, रैंक से। ठीक है, और इन सबको सेपरेटली, ठीक है, वो भी क्वालिफाइड दिखाया जाएगा, मतलब जैसे कि आपके फॉर एग्जाम्पल आप ईडब्ल्यूएस से हैं, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की अगर फार्मेसी की मानते हैं कि कितनी गई है कट ऑफ 55 गई है। ठीक है, और ठीक है, और आप मतलब जनरल कैटेगरी बनेगी, ठीक है, जनरल रैंक बनेगी, तो जनरल रैंक में तो जनरल में आप इतनी रैंक है, आपकी रैंक बन गई है ईडब्ल्यूएस के अकॉर्डिंग टॉप 10। ठीक है, और जनरल में आपकी रैंक है 100। ठीक है, ये मान के चलते हैं।
तो आपको ये भी शो करेगा कि आप ओवरऑल जितने भी जनरल की जो रैंक शो करेगी वो ये शो करेगी कि जितने भी कैंडिडेट अप्लाइड हैं, जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाइड हैं, ठीक है, अप्लाइड कैंडिडेट में से उनमें से आपकी रैंक कितने नंबर पे है, तो आपको पता चलेगा कि आप नंबर के अकॉर्डिंग कहाँ पे स्टेज करते हैं, ठीक है। फिर आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप कहाँ पहुंच गए वो ये शो करेगा, ठीक है। वाइल प्रिपेयरिंग द मेरिट लिस्ट फॉर द जनरल एंड अंडर जनरल कैटेगरी, ठीक है, all the applicant including those who are reserved category will be taken into the consideration, ठीक है। अगर जब सीधी सी बात है जनरल बनी जाएगी तो फिर मतलब ओवरऑल ये उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि आप ईडब्ल्यूएस से हैं कि ओबीसी से, एससी से, एसटी से, पीडब्ल्यूडी से हैं, ठीक है। आपकी ओवरऑल वन टू एंड लिस्ट बनाई जाएगी। एक सीधी सी बात बन के चलते हैं, 100 में से 90 नंबर वो फर्स्ट, जिसके 88 नंबर वो सेकंड, जिसके 86 नंबर वो थर्ड, लाइक दैट। उससे इन्होंने कोई मतलब नहीं। फिर आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग बनेगी, है ना। अब इसमें भी एक कैटेगरी होती है वुमेन्स की, ठीक है, एक्स सर्विसमैन की, ठीक है। तो वो उनकी फिर ये बन जाएगी कि मतलब भाई ओवरऑल कैंडिडेट कितने हैं एक्स सर्विसमैन के कि 10, ठीक है भैया, वैकेंसी कितनी है 4, तो उनके रिकॉर्डिंग बना दिया भाई, उनके मतलब 4 कैंडिडेट बन गए। तो आप कैटेगरी में आपकी कितनी रैंक है वो अलग होगी और जो आपकी ओवरऑल जनरल की रैंक है वो अलग होगी, पर वो ऑल मोड डिपेंड करेगा आपके नंबर कितने हैं। नेक्स्ट उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मानते हैं कि ईडब्ल्यूएस में 4 पोस्ट हैं, ठीक, तो अगर ई और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के 55 नंबर है और ये टॉप एंड 38 में से कितनी 19 पोस्ट होंगी, जहाँ तक 18 या 19 होंगी, ठीक है, जनरल की, ठीक। तो कुछ ऐसा सीन होगा। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि 50% है ना, 40% 50% रहता है, तो 18 मान के चलते हैं, 18 दूनी 36, तो इनकी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की 10 रैंक है, तो ये किस में चले जाएंगे, ये यूआर में चले जाएंगे। अगर 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 इनकी एज यूआर के अकॉर्डिंग है तो, ठीक है, तो ये टॉप 10 में चले जाएंगे, तो ये जनरल की ग्रैब सीट कर लेंगे और इनकी सीट खाली हो जाएगी। तो इनके बाद जो रैंक जैसे कि टॉप 10 रैंक बनेगी, तो उसमें अगर इनकी अगर ईडब्ल्यूएस की कितनी है 38 है ना, तो इनकी 4 सीटें होंगी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस वालों की। तो ये 4 सीट है, तो अभी जो आगे के है ना कैंडिडेट वो इसमें फिलअप कर जाएंगे। यही सीन ओबीसी में होगा, यही सीन एससी में होगा, यही सीन एसटी में होगा। तो ऑलमोस्ट ये सीन आपको चलेगा, मतलब आपकी जो लिस्ट कैसे बनेगी, रैंकिंग कैसे डिसाइड होगी, ठीक है, 1 to 1 किस अकॉर्डिंग होगा, क्या प्रोसेस रहेगा, ये मैंने लगभग ऑलमोस्ट आपको समझा दिया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को यहाँ से थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लीजिएगा 4-5 मिनट पहले, ठीक है, तो आपको क्लियर कट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट मैं चलता हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। तो डीवी के बारे में आप जैसे कि फॉर एग्जांपल अब इसके बाद आपका हो गया, यहाँ पे आपका रिजल्ट कैसे बना, फाइनल मेरिट लिस्ट जो कैसे बनी रिजल्ट में आपको दिख रहा है लॉगिन करके, वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे जब आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद तो ये मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं रिजल्ट, रिजल्ट आ गया भैया। अब वेरिफिकेशन डीवी कैसे होगा भाई, सीधी सी बात है, डीवी कैसे होगा, कैंडिडेट इनवाइट किए जाएंगे फॉर द फिजिकल वेरिफिकेशन फॉर द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑफ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू द मेरिट लिस्ट एंड द कैटेगरी, ठीक है। जो मैंने अभी बताया कि आपकी ईडब्ल्यूएस में 10वीं आती है तो आप जनरल में चले जाओगे, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपकी पहली लिस्ट बनाएंगे। 38 पोस्ट है, तो 38 लगभग, मुझे अगर गलत नहीं हूँ तो ये भी एसपीजीआई की तरह भी करेंगे कि ये केवल 38 ही कैंडिडेट को बुलाएंगे, ठीक है। फिर बाकी क्या होता है, फिर देखो अगर दूसरी लिस्ट आती है तो वैसे मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। अभी आप ये मान के चलें कि टॉप 38 ही कैंडिडेट ये बुलाएंगे, दैट्स इट। अब यहाँ पे कई कैंडिडेट बोले कि भैया मैं तो ओबीसी में हूँ, मेरी 50 रैंक है, अभी ईडब्ल्यूएस वाले की मैंने बताई थी उसकी 100 रैंक थी गाइस, ठीक है। तो कमेंट करने से पहले वीडियो पूरा देख लिया करो यार, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने ईडब्ल्यूएस लिया था, यहाँ पे आप इसको ओबीसी भी मान सकते हैं, एसटी भी मान सकते हैं, एसटी भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ये मैंने प्रीवियस एक डेटा है एसजीपीजीआई में, जाने किस में, देन एसजीपीजी चंडीगढ़ में, ठीक है। तो उसके डेटा के अकॉर्डिंग मैंने ये आपको रियल एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। तो कोई एग्जामिनेशन था, मुझे यानी इतना एग्जैक्ट नहीं दिमाग में आ रहा है ना, पैरामेडिकल का ही था, तो उसमें ये सीन था। तो ऐसा आपका भी आ सकता है। तो ये चीज अभी आप मान के मत चलो, टॉप 100 वाले जो भी बंदे जिनकी रैंक टॉप 100 में है, तो आप ये समझ लें आप ज्वाइनिंग के पास हैं, इतनी दूरी है, ठीक है। अब आप कब यहाँ बिल्कुल पहुंच जाएंगे ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे पास पूरा एक कंप्लीटली डेटा नहीं है कि 1 to 1 कितने की कितने कौन से रैंक का बंदा क्या है क्या है क्या है। इसका रैंक का डेटा एक चीज से क्लियर कट हो सकता है कि आप लोग कमेंट करें सर मेरे इतने नंबर हैं, इस कैटेगरी से हूँ, मेरी रैंक कितनी है, ठीक है। जो कि अभी कई लोग कैंडिडेट, कुछ लोग कर रहे हैं, मैं ये बात नहीं कहूंगा, बहुत से कैंडिडेट कर रहे हैं और बहुत से कैंडिडेट नहीं भी कर रहे हैं, ठीक है। अभी वैसे मैंने जो 50 वाला बताया ये एक सब्सक्राइबर का ही है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती हो ना तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाया करो और लाइक कर दिया करो, ताकि मैं जैसे कि इससे रिलेटेड और वीडियो बनाया करूँ तो फिर आपको कम से कम अपडेट तो हो जाया करे, ठीक है। तो ये 50 रैंक वाला जो बंदा है, या 50 नंबर तो नहीं थे, रैंक ही होगी वो, है ना। अब ओबीसी में थी कि जनरल में थी ये मुझे नहीं पता, ठीक है। तो आप एलिजिबल हैं। टॉप 18 वाले जिनकी जनरल में रैंक 18 है, ये बात आप मान के चलें, ठीक है, 1 से लेके 18 तक है, तो ऑब्वियसली बात है आपका सिलेक्शन पक्का ही है, क्योंकि इतनी तो जनरल की वैकेंसी है। लेकिन अगर 18 है तो आपके नंबर भी अच्छे होंगे, ठीक, तो इसमें कोई दो राय नहीं है।
तो आप वैसे भी सोच रहे होंगे, लेकिन मैंने इसलिए आपको अपडेट कर दिया, इससे और लोगों को रेफरेंस मिल गया कि हाँ मैं कहाँ तक हूँ, कहाँ पे पहुँच सकता हूँ। नेक्स्ट, द फॉलोइंग डिक्लेरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन मार्क, ठीक है, और द शेड्यूल एंड द डेट फॉर द प्रोसेस विल बी पोस्टेड ऑन द वेबसाइट। तो आपका जो डीवी होगा उसका पर्टिकुलर शेड्यूल निकलेगा, डेट निकलेगी, ठीक है, वेबसाइट पे। एक बात मैं बता दूं, अगर इस बीच कोई भी बच्चा ग्रेविनेंस की वजह से, आंसर की ना ओपन की वजह से अगर कोई भी केस कर देता है, तो ये जो डीवी की प्रोसेस है ये डिले हो जाएगी, क्योंकि एसजीपीजीआई लखनऊ का जो एग्जामिनेशन रिजल्ट जैसे 2 घंटे में उन्होंने पेश कर दिया था, तो उसके रिगार्डिंग कोर्ट में केस गया था, ठीक है, तो वो लगभग 1 साल डिले हो गया, प्रोसेस 1 साल बाद लगभग समथिंग शुरू हुई है ना। तो इस चीज को माइंड मेकअप करके रखिएगा कि अगर डीवी की डेट डिले होती है तो केवल एक यही कारण हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है कि जो आपके होल्ड पे एग्जामिनेशन है ये वाले, ठीक है, तो इनमें से अगर इनका पेपर होता है, अगर अगर केजीएम ये कहता है कि नहीं एक काम करते हैं सबका पेपर हो जाए तो फिर उसके बाद निकालते हैं, तो ये सीन हो सकता है। लेकिन वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि इनमें से कोई भी ऐसा एक एग्जामिनेशन नहीं है जो सेम एलिजिबिलिटी पे चलता हो, ठीक है, सबकी अलग अलग एलिजिबिलिटी है। थोड़ा हो सकता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ये टेक्निकल ऑफिसर ईएनटी वाला है और यहाँ पे टेक्निकल ग्रेड 2 डेंटल वाला है, तो इनकी जैसे मैं ये नहीं कह सकता कि सबकी थोड़ी अलग है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैच कर सकता है। पर सिंपल सी बात है, सॉरी, ये हायर ग्रेड पे है, ये लोअर ग्रेड पे। भाई जो पहले सेलेक्ट हो जाएगा वो इसमें अपना माथा क्यों ही मारेगा, ये लेवल 6 की पोस्ट है, वो लेवल 4 की पोस्ट है, आप देख सकते हैं, ठीक है, दैट्स टू बी अ कॉमन थिंग। देखो अल्टीमेटली हर कोई अगर ये कहे कि नहीं मुझे पैसे से प्यार नहीं, मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा, केवल नॉलेज के लिए कर रहा हूँ, तो फिर सीधी सी बात है, तो फिर आपको जॉब के लिए अप्लाई भी नहीं करना चाहिए था, है ना। और अब आपको भूल जाना चाहिए एग्जाम देने के बाद तुरंत, है ना, यहाँ पे देखने का या फिर इन चीज़ों को रिव्यू करने का कोई मतलब नहीं है। बहुत से कमेंट आते हैं ना, मिल जाए तो ठीक है, ना मिल जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तो अभी फॉर्म भर दिया था, तो क्यों भरा, 2470 रुपये बेकार थे तो दान कर देते, मैं अपना क्यूआर लगा दूँ फिर मैं पेटीएम कर देता है ना, और लोगों के लिए अगर मैं कुछ डॉक्यूमेंट डेटा बना रहा हूँ तो मुझे थोड़ा इजी हो जाएगी उसमें। प्लीज नोट दैट द वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट डज नॉट बी गारंटी फॉर द अपॉइंटमेंट। हाँ एक ध्यान रखना, जैसे कि मैंने कहा कि 38 लोगों को ऑलमोस्ट है कि शायद डीवी के लिए केवल बुलाया जाए, लेकिन ये लाइन ये डिक्लेयर ये करती है कि 38 लोगों को नहीं बुलाया जाएगा, 38 से चाहे 2 गुना हो, चाहे 3 गुना हो, चाहे 4 गुना हो, ठीक है। तो एक बात अब मैं पॉइंट टू पॉइंट, देखो हर लाइन अपना एक मतलब शो करती है और एक डिफरेंस मीन शो करती है, तो इसके अकॉर्डिंग अब आपको क्लियर कट हो गया होगा कि अभी तक तो मुझे यही लग रहा था कि 38 के 38 बोले जाएंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एसजीएफ पर इसमें ये लिखा है कि वेरिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपका अपॉइंटमेंट हो गया। दूसरा इस लाइन का मतलब ये भी है कि अगर आपकी एलिजिबिलिटी, जो भी एलिजिबिलिटी है ना, और रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि मोस्टली मेडिकल फील्ड में रजिस्ट्रेशन होता ही है, ठीक है, कुछ पोस्टों में होता होगा, कुछ पोस्टों में नहीं वैलिड होता होगा, रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन मतलब ये है कि आप ही अपनी काउंसिल से रजिस्ट्रेशन हो चाहिए, एमसीआई पीसीआई लाइक होता है ना, नर्सिंग काउंसिल होती है लाइक दैट। तो रजिस्ट्रेशन है वो इन डेट है या नहीं, फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, ठीक है, तो वो जो डेडलाइन थी उसको यहाँ पे प्रेफर किया जाएगा, क्योंकि उनके पास बच्चों की कमी नहीं है, ठीक है, बच्चों की कमी नहीं है उनके पास, तो ये पॉइंट आप माइंड मेकअप करके चले। और हाँ फॉर्म भरने का तो कोई इशू होगा ही नहीं, केवल डॉक्यूमेंट करेगा। हाँ एक चीज ध्यान रखना, डीवी के लिए अपना, चाहे आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ठीक है, इनमें से किसी भी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूपी का डोमिसाइल चाहिए इनमें से किसी में भी, और चाहिए तो इसके लिए भी, जनरल वाले के लिए भी डोमिसाइल चाहिए होता है, ठीक है, क्योंकि आपका रेजिडेंस का एक वो डॉक्यूमेंट लगेगा, तो ये भी हो सकता है क्योंकि अब आधार कार्ड तो वैलिड नहीं माना गया, ठीक है, तो निवास मैंडेटरी हो गया है, ठीक है, फिर फालतू में क्यों अपना डिले करो डीवी ना। अभी सफदरगंज वाले में हुआ था, ठीक है, तो वो बहुत लोग अपना डॉक्यूमेंट ही प्रॉपर नहीं लेके आए थे, फिर उनका लगभग 15-20 दिन, महीने बाद ज्वाइनिंग डिले होगी, काहे को, 1 महीना क्या ऐसा फालतू है क्या। दूसरा, ओबीसी, एससी और एसटी, एक चीज ध्यान रखना, आप लोगों का स्टेट का डोमिसाइल लगेगा और सारे सर्टिफिकेट आपके स्टेट के ही लगेंगे, ठीक। यहाँ पे एक डिक्लेरेशन है जो केवल ओबीसी के लिए है और है ईडब्ल्यूएस के लिए, ये आपके लिए है कि जो डेडलाइन है 1/4 तो आपके लिए नहीं चलेगी, हाँ, लेकिन 1/4/2024 चलेगी, ठीक है। 1/4/2024 के बाद के जो इशू सर्टिफिकेट हैं वो आपको वैलिड होंगे, जिनकी क्रूशियल डेट होगी 31, यहाँ पे 31/25, ठीक है, मतलब 31/3/25, तो ये आपकी क्रूशियल डेट थी, ये ओबीसी और ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट की, तो ये ध्यान रखना। लेटेस्ट अगर आपने बनवा लिया हो तो वो भी लेके जाइएगा डीवी में, ठीक है, वो भी आपको मैंडेटरी नहीं है पर ले जाना जरूरी है, ठीक है, ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, अगर ऐसा करते हैं कि अच्छा प्रेजेंट का दिखाओ, क्योंकि ऐसा हुआ है, यूपी में ही हुआ है और डीवी में ही हुआ है, तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस आप कह सकते हो, है ना, तो ये चीज को आप लेके जरूर जाइएगा, फोटो स्टेट भी करवा के लेके जाइए, एक ध्यान और रहने का, मिनिमम 2 सेट लेके जाइएगा। अब मैं डीवी के लिए एक इंडिविजुअल बनाऊंगा,
क्योंकि ये मैं इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें कवर करी हैं, तो हो सकता है आप लोग इतने लास्ट तक पहुंच ना पाएँ और मेन इंपॉर्टेंट जो आपके लिए वैल्यूएबल थिंग हो वो आप ना जान पाएँ। तो वीडियो को मैं यहीं कंक्लूड करता हूँ। हाँ, बायोमेट्रिक के लिए आपका आधार कार्ड ले जाना भी बहुत ज़रूरी है, उसके साथ साथ 2 अदर आईडी, चाहे वो आपका डीएल हो, वोटर आईडी हो, ठीक है? और आपका हाँ, पैन कार्ड, भाई पैसे की बात है तो पैन कार्ड तो होना चाहिए, ठीक है? हाँ, अभी मैंने मेरा यूज़ नहीं हुआ है, तो इसलिए थोड़ा-सा लिखने कुछ भी कह सकते हो। तो ये चीज़ें आपको ले जाना मैंडेटरी है। कई लोग कहेंगे पासपोर्ट है, तो यार देखो मेरे जो बात है आधार के अलावा 2 आईडी और ले जाओ, दैट्स इट। बाकी आप चाहे घर के राशन कार्ड की फ़ोटोकॉपी ले जाओ, उससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है? चाहे आप पासपोर्ट ले जाओ, चाहे विदेश का वीज़ा ले जाओ, ठीक है? जो मैंडेटरी वाली चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। ये आपको ले जाओगे तो किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। दैट्स इट। तो वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद।